स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए। क्लास 12th हिस्ट्री का 5वां पाठ है। इस पाठ में हम मुख्यतः 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है अलबर्नी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। जो 3 यात्री हैं वो क्रमशः अपन देखेंगे 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में आते हैं। अलबर्नी 11वीं शताब्दी में आता है। उसके बाद जो इब्न बतूता है वो 14वीं शताब्दी में आता है और जो बर्नियर है वो 17वीं शताब्दी में आता है। 3-3 का गैप है इसमें, वो आप देख लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें शब्द आ रहा है यात्री। तो जो यात्री होते हैं वो यात्रा आखिर करते क्यों हैं? एक देश से वो दूसरे देश में आखिर क्यों जा रहे हैं? क्यों फ्रांस से फ्रांसवा बर्नियर यहाँ पर आया? तो फ्रांस से जो फ्रांसवा बर्नियर आया था वो मुग़ल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था, यानी कह सकते हैं काम की तलाश में आया था। वहीं अगर हम अलबर्नी की बात करें, जो अलबर्नी पहला भारत वो यात्री था जो आया था, वो भारत में ज्ञान की तलाश में आया था। ठीक है, जो भारतीय ग्रंथ थे उनसे आकर्षित होकर वो यहाँ पर आया था। तो सबसे पहले अगर देखें कि यात्री क्यों करते हैं, तो यात्राओं के कारण काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, काम की तलाश में, व्यापार की तलाश में आ सकता है कोई यात्री, या फिर वो तीर्थ यात्रा करने के लिए भी जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं विदेश के भारत में आए हैं, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म, तो जो अन्य अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म फैल चुका है, तो वहाँ के लोग जो बौद्ध अनुयायी हैं वो भारत में आते हैं, क्योंकि पता है कि बोध गया जो है वो भारत में है। बहुत सारे बुद्ध से संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं वो भारत में हैं। कुछ लोग साहस की भावना से तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी यात्रा करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन यात्रियों के वृतांत का महत्व क्या है, कि यात्रियों के वृतांत का महत्व आखिर क्या है। तो जब ये यात्री नई जगह पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के भूगोल, भाषा, लोगों को की प्रथाओं, आस्था और व्यवहार में बहुत अंतर पाया। जब यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अगर उसको कोई भी नई चीज़ दिखती है, जैसे कोई नई भाषा दिखी उनको, कुछ नई प्रथा दिखी उनको, कुछ नई ऐसी चीज़ दिख रही, भौगोलिक नई चीज़ दिख रही, जैसे कि उन्होंने झील देखी तो उसका वर्णन कर दिया, नई भाषा देखी उसका वर्णन कर दिया, कोई फल देखा तो उसका वर्णन कर दिया। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको आपके गांव में या फिर आपके शहर में मॉल नहीं था एक भी, तो मॉल नहीं था लेकिन एक नया मॉल बन रहा था जब आप जा रहे हैं, तो आप घर पे बताओगे एक मॉल बन रहा है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके लिए वो क्या था, नया था। लेकिन आप जो चीज़ रोज़ देख रहे हैं उसके बारे में आप नहीं बताओगे, लेकिन जो नया आपको दिखता है तो उसके बारे में आप वर्णन करते हैं। इसी प्रकार यात्रियों को जो नया चीज़ दिखती थी उसके बारे में वो क्या करते थे, वर्णन करते थे। जो यात्री इन अंतरों को असामान्य और उल्लेखनीय मानते थे उन्होंने अपने अपने वृत्तांतों में लिखा, यानी ऐसे चीज़ों को जो उनके देश में नहीं है उनका उल्लेख वो करते थे। ये वृत्तांत हमारे लिए अतीत के सामाजिक जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये कभी दरबार की गतिविधियों पर तो कभी धार्मिक विषयों पर, स्मारकों पर केंद्रित होते थे। यानी अगर हम उन यात्रियों के विवरणों को पढ़ें, उनके वृत्तांतों को पढ़ें, तो हमें इतिहास को या अतीत को समझने की काफ़ी अच्छे से बेहतर हमको जानकारी मिल सकती है। आगे जैसे कि हम देखते हैं कि एक यात्री होता है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जो कि विजयनगर के बारे में अपने वृत्तांत में लिखता है। आगे बढ़ते हैं कि हम इस अध्याय में किस पे फोकस करने वाले, तो इस अध्याय में हम ऐसे 3 यात्रियों पे फोकस करने वाले हैं जिनका नाम अलबर्नी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर है। अलबर्नी जो है वो 11वीं शताब्दी में आया है और ये उज्बेकिस्तान से आया है। उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म से आया था ये। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी है और मोरक्को में एक शहर पड़ता है तेंजियर, वहाँ से आया था। और फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस से आया है। अलबर्नी अगर देखते हैं
तो सबसे पहले अलुबर्नी अपन देखते हैं इसको कि अलुबर्नी को काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, और जब ये भारत आया तो इसने भारत की संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया था। इब्न बतूता की बात करते तो इब्न बतूता काफ़ी अच्छे परिवार से था, शिक्षित परिवार से था, और ये इस्लामी कानूनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब ये भारत आया तो इसको यहाँ का काजी यानी मुग़ल जो आप उस समय जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इसको काजी बना दिया था, क्योंकि ये इस्लामी कानूनों का संकलन यानी कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं सरिया, सरिया का बहुत अच्छा ज्ञाता था। फ्रांसवा बर्नियर जो था एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था, और ये एक इतिहासकार था। तो चिकित्सक था इसलिए ये आया था 17वीं शताब्दी में, और इसने शाहजहाँ का जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, उसके चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला यात्री जो है उसका नाम है अलुबर्नी। अगर हम बात करते हैं कि अलुबर्नी का जन्म कब हुआ है, तो अलुबर्नी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 973 ईस्वी में, और ख्वारिज में। ख्वारिज अगर देखते हैं तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ये आपका अलुबर्नी है। अब ये जो ख्वारिज में है वो एक बढ़िया शिक्षा का केंद्र था। अगर हम देखें कि जो अलुबर्नी है इसको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि सीरियाई है, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। संस्कृत का अध्ययन इसने भारत में आकर किया था। अगर हम देखें तो इस अर- अलुबर्नी को यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ये उसको नहीं जानता था। लेकिन अगर हम देखते हैं इसने ग्रीक जो यूनानी दार्शनिक थे उनके बारे में पढ़ रखा था। तो कैसे पढ़ रखा था, तो ये इसने वह ग्रीक नहीं जानते थे, लेकिन अरबी अनुवादों के माध्यम से प्लेटो और अन्य ग्रीक दार्शनिकों के कार्यों से क्या था, ये परिचित था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अलुबर्नी है ना, अलुबर्नी रहता तो खारिज में था। उसके बाद ये गजनी आ गया, गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ता है। अब ये आखिर कैसे आया है गजनी में, वो हम देखते हैं। क्या होता है, महमूद गजनी, ये महमूद गजनी गजनी प्रांत का एक शासक था। ये क्या करता है, अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म पर 1017 ईस्वी में आक्रमण करता है, और वहाँ से बहुत सारे विद्वानों को पकड़कर बंदी बनाकर अपने गजनी प्रांत लेके आता है। उन्हीं विद्वानों में हम देखते हैं एक अलुबर्नी नाम का विद्वान भी रहता है। जब अलुबर्नी गजनी आया था तो एक बंदी के रूप में यानी बंदी बनाकर आया था, बंदी बनकर आया था। लेकिन ये बंदी कब तक रहे, इसको भी ऐसा लगने लगा कि अब शायद मैं अपने शहर वापस ना लौट पाऊँ। इसलिए उसे अब जो गजनी था वही पसंद आ गया, यानी वह गजनी शहर को ही पसंद करने लगा और वहीं पर रहने लगा। समय के साथ हम देखते हैं कि महमूद गजनी जो था वो भारत के पंजाब पर भी अधिकार कर लेता है, और जिसकी वजह से महमूद गजनी के साथ अलुबर्नी भारत की साइड आता है। जब ये भारत की तरफ आता है तो इसको भारत के दर्शन शास्त्र, भारत के बौद्ध धर्म, भारत के धर्मों के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में इसको जानकारी मिलती है, जिससे ये भारत से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है, और ये मन बना लेता है कि वह भारत जाएगा, और भारत से जो भी है अध्ययन का, वो अध्ययन के प्रति इसकी रुचि बढ़ती है, तो अध्ययन के लिए जाता है। तो गजनी में रहते हुए अलबर्नी को भारत के प्रति क्या बड़ी रुचि बढ़ी, क्योंकि भारत में संस्कृत में जो रचित खगोल विज्ञान थे, गणित थे, चिकित्सा के कार्य थे, उनसे ये काफ़ी प्रभावित हो गया था। और क्योंकि इन सारी चीज़ों का अरबी में संस्कृत, पहले ही संस्कृत में थे, उनका अरबी में क्या हो रहा था, अनुवाद हो रहा था, तो उसने अरबी अनुवाद कुछ पढ़ रखे थे, जिससे अलबर्नी को काफ़ी ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा था भारत आने के लिए। अगर हम देखते हैं कि पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद अलबर्नी ने स्थानीय लोगों से, जब ये भारत आया तो भारत में इसको एक ही चीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो आ रही थी भाषा को लेकर। इस संस्कृत को अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए इसने सोचा कि हम यहाँ के ब्राह्मणों को क्या बनाएंगे, मित्र बनाएंगे। और ब्राह्मणों को मित्र क्यों बनाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही संस्कृत का अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, उसको विस्तार से समझा सकते हैं, क्योंकि जो जो कि वेद हैं, पुराण हैं, ये सारी संस्कृत में लिखे होते हैं, और इनको समझाने का कार्य सिर्फ विद्वान ब्राह्मण ही कर सकता था। तो इसने क्या किया, ब्राह्मणों को मित्र बनाना शुरुआत की।
अगर हम देखते हैं कि जो अलुबर्नी है, अलुबर्नी का जो यात्रा वृत्तांत है वो अरबी भाषा में लिखा गया है, जिसका नाम है किताब उल हिंद। अगर हम बात करें कि अलुबर्नी के वृत्तांत में ये लिखा हुआ है कि वे पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक के क्षेत्र से संबंधित था। इसका यानी कि इसका जो वृत्तांत है वो भले ही 1500 से ईस्वी से पहले भारत में कम ही लोगों को ने अरबन को पढ़ा हो, लेकिन भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः उसके कार्यों से क्या थे, परिचित थे। तो जो अलुबर्नी था उसने क्या किया, ब्राह्मणों को मित्र बनाया और ब्राह्मणों के लिए एक यूनानी गणितज्ञ है यूक्लिड, तो यूक्लिड के कार्यों को संस्कृत में अनुवाद कर दिया और ब्राह्मणों को दे दिया, और बदले में ब्राह्मणों से कुछ ग्रंथों का अनुवाद अरबी में करवा लिया उसने। तो अगर हम देखते हैं कि अलुबर्नी को किस किस भाषा का ज्ञान है, क्या कहाँ जन्म हुआ, तो ये सब शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, जो अपन पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं कि किताब उल हिंद की बात करते हैं। तो जो किताब उल हिंद है ना, उसकी कुछ विशेषता हैं। क्या विशेषता हैं तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली किताब उल हिंद की विशेषता जो है वो है इसकी सरल भाषा। ये जो भाषा लिखी गई है अरबी में लिखी गई है किताब उल हिंद, और इसको अरबी में सरल अरबी में लिखा गया है, सरल भाषा में स्पष्ट रूप से। क्यों लिखा गया है कि उपमहाद्वीप के जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं ना, इसको अच्छे से पढ़ सकें, इसको समझ सकें। दूसरी बात करें कि किताब उल हिंद जो है इसमें 80 अध्याय हैं, और इसमें देखते कि भारत के लगभग हर जरूरी विषय पर क्या है, जानकारी इसमें मिलती है। जैसे कि अगर धर्म है, दर्शन है, त्योहार है, रीति रिवाज है, सामाजिक जीवन है। अब पता ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अब इन चीज़ों को पढ़ने से ही थोड़ी काम चलता है, तो उन्होंने सोचा कि भैया माप तोल भी इसमें शामिल करना चाहिए, कानून इसमें शामिल करना चाहिए, यहाँ तक कि मूर्ति कला जैसे विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसमें पता है इसका लिखने का तरीका कुछ अलग था। किताब उल हिंद जो इसने लिखी है उसमें क्या किया है इसने, सबसे पहले एक प्रश्न लिखा है। सबसे पहले ये प्रश्न लिखता था, उसके बाद उस प्रश्न की क्या करता था, व्याख्या करता था संस्कृत परंपरा के अनुसार, और उसके बाद क्या करता था, ये भारतीय संस्कृति से तुलना करता था। ठीक है, मतलब भारतीय संस्कृति की तुलना अन्य संस्कृतियों से करता था। तो अगर अपन देखें इसकी लिखने का तरीका, तो लिखने की शैली जो थी इसकी कुछ अलग थी। अपनी किताब लिखने के खास वैज्ञानिक तरीका अपनाया था। सबसे पहले क्या करता था, एक शुरुआत में, अध्याय के शुरुआत में, यानी जो इस 80 अध्याय ना, तो हर अध्याय के शुरुआत में क्या कर रहा है ये, हर अध्याय के शुरुआत में एक प्रश्न करता था। और उस प्रश्न के बाद क्या करता है, उस प्रश्न के बाद क्या करता है, वह संस्कृत के ग्रंथों और भारतीय परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन करता था। और तीसरी लास्ट जो है वो अंत में वह उस भारतीय परंपरा की अन्य संस्कृतियों के साथ क्या करता था, तुलना करता था। अब उसके लेखन की ये स्पष्ट व्यवस्थित शैली जो है, उस जो किसी गणितीय संरचना जैसी लगती है, उनके गणित के प्रति क्या दिखाती है, झुकाव को दर्शाती थी। यानी जो अलुबर्नी था उसको गणित के प्रति उसका काफ़ी झुकाव था। अब हम देखते हैं कि अलुबर्नी जो था इस पुस्तक में, या इसका उद्देश्य क्या था भारत के प्रति, वो देखते हैं। तो ये अलुबर्नी संस्कृत के ग्रंथों से परिचित था अनुवादों के जरिए। ठीक है, उनका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि अपरिचित ग्रंथों की लेखन सामग्री और शैली के बारे में उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था, और वह उनमें सुधार चाहते थे। यानी अगर हम देखते हैं कि भारतीय ग्रंथों के बारे में, उसकी शैली के बारे में, सामग्री के बारे में थोड़ा सा इसका दृष्टिकोण कैसा है, आलोचनात्मक है। वह चाहता था कि भारतीय ग्रंथों की शैली में थोड़ा क्या हो जाए, सुधार हो। आगे बढ़ते हम, और आगे एक अपरिचित संसार को समझना। अपरिचित संसार का मतलब है कि भारतीय समाज या भारत को समझना। तो भारत को समझने में अलुबर्नी को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो मैंने बताया सबसे पहली जो समस्या थी वो भाषा की समस्या थी। ठीक है, सबसे पहली समस्या क्या थी, भाषा की समस्या। तो भाषा का अंतर, यानी संस्कृत भाषा जो थी ना, सबसे बड़ी उसके लिए बाधा थी, क्योंकि अरबी और फारसी से इतनी अलग थी संस्कृत कि विचारों और जटिल सिद्धांतों को एक से दूसरी भाषा में अनुवाद करना क्या था, मुश्किल था।
तो पहली तो समस्या हो गई इसकी भाषा की। दूसरी समस्या ऐसी थी धार्मिक आस्था और प्रथाएं, क्योंकि अलबर्नी जो मानता था वो उसका जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। लेकिन इस्लाम धर्म से अलग यहाँ का धर्म अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी क्या थे, अलग अलग धर्म, बहुत बड़ा अंतर था धार्मिक विश्वासों में लेकर, जिसकी वजह से इसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो इसको परेशानी आती है भारत को समझने में, वो होती है अभिमान। कि भारत के जो लोग थे, भारत के जो विद्वान थे, वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे और वो आसानी से किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ अपना ज्ञान साझा नहीं करते थे।